हेलो एवरीवन, मैं रोली वर्मा राजकिशोरी देवी शिक्षक विशेष सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग डीएड फर्स्ट ईयर एचआई के कॉमन पेपर की बात करती हूँ कि आपका कॉमन पेपर है भाषा और भाषा विकार। आपका कम्युनिकेशन लैंग्वेज ये क्या है, किस लिए ज़रूरी है, हर व्यक्ति के लिए भाषा की आवश्यकता क्या है, भाषा विकार कौन कौन से हैं और लैंग्वेज डिसऑर्डर कौन कौन से हैं। भाषा, हम कह सकते हैं कि भाषा वह सशक्त माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को दूसरे पर व्यक्त कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन क्या जिन लोगों के पास कोई अपनी वाणी नहीं होती जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, मैं अपनी भावनाओं को बताने के लिए वाणी का इस्तेमाल जो लोग नहीं कर सकते, तो क्या वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, लेकिन साइन लैंग्वेज में, चेहरे के हावभाव से, इन सब तरीकों से वो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। अब हम स्टडी करते हैं आगे भाषा और भाषा विकार। भाषा कौन कौन सी? भाषा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं को शब्दों और ध्वनियों के द्वारा व्यक्त करता है। इसकी सटीक डेफिनेशन क्या है कि भाषा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं और जानकारियों को शब्दों और ध्वनियों में व्यक्त करता है। इसमें कौन कौन से हमारे अंग काम करते हैं? जैसे कि हमारे मुख, होंठ, तालु, दांत, स्वर यंत्र, इन सभी का जो कोऑर्डिनेशन होता है, जब इन सभी का कोऑर्डिनेशन होता है तभी हम ओरल रूप से स्पीच को, या हम कह सकते हैं स्पीच को बोल पाते हैं या प्रोड्यूस कर पाते हैं। जब इन सभी अंगों का आपस में कोऑर्डिनेशन अगर डिसबैलेंस हुआ तो हम अपनी लैंग्वेज को सही रूप से, भाषा को नहीं बता पाएंगे। अब भाषा के घटक कौन कौन से हैं? भाषा के मुख्य रूप से 4 घटक निम्न हैं: ध्वनि, स्वर, प्रवाह, भाषा समझना और उपयोग करना। सबसे पहले ध्वनि, आर्टिकुलेशन, उसके बाद है स्वर यानी कि आपकी वॉइस, वॉइस कैसी है, हाइपर वॉइस है, नेजल वॉइस है। उसके बाद है प्रवाह, फ्लुएंसी कैसी है, बहुत रेट ऑफ स्पीच बहुत फास्ट तो नहीं है, ये बहुत स्लो तो नहीं है। उसके बाद भाषा को समझना और उपयोग करना। मनुष्य का भाषाई कई अलग अलग अंगों के समन्वय से बनता है। इनमें प्रमुख घटक शामिल कौन कौन से हैं? ध्वनि, सबसे पहले हम लोग ध्वनि को डिस्क्राइब करते हैं और ध्वनि के बारे में अध्ययन करते हैं। ध्वनि निर्माण की वह प्रक्रिया है। ध्वनि क्या है? भाषा की इकाई की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि निर्माण की वह प्रक्रिया है जिसमें होंठ, जीभ, तालु, जबड़ा आदि अंग मिलकर शब्दों को ध्वनियों के रूप में उत्पन्न करते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारे मस्तिष्क में संकेत मिलते हैं और हमारे मुख के विभिन्न अंग निर्देशित होते हैं। सबसे पहले जब स्पीच हम बोलते हैं तो हम जब सुनते हैं तो हमारा माइंड हमें प्रति उत्तर देने के लिए प्रेरित करता है, कि हमारा माइंड पहले से सेट हो जाता है कि हमें उत्तर क्या देना है। और ये रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि हम कह सकते हैं कि कोई भी मशीन उतनी फास्टली वर्क नहीं कर सकती। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। अब ध्वनि में क्या है, वे किस प्रकार से हिलते हैं ताकि एक विशेष ध्वनि उत्पन्न हो सके। यदि इन अंगों में कोई विकार या गड़बड़ी आ जाती है तो सही ढंग से शब्दों का उच्चारण हम नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार हम स्पीच में निम्न डिसऑर्डर्स को देखते हैं जिन्हें हम सोडा टेस्ट के माध्यम से आइडेंटिफाई करते हैं। सोडा यानी सब्स्टिट्यूशन, ओमिशन, डिस्टॉर्शन और एडिशन। ये जो टेस्ट है इसके माध्यम से ही हम वाणी विकार को, या हम कह सकते हैं कि आर्टिकुलेटेड
आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर को फाइंड आउट करते हैं। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। सम एग्जाम्पल्स आपके सामने ये हैं, जैसे कि अब हम आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स में मेनली किस प्रकार के डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं पेशेंट में, जैसे कि सा को था बोलना, रा को, यानी रा कौन सा साउंड है, ट्रिल साउंड, ट्रिल साउंड रा को बच्चे अक्सर ला में कन्वर्ट करके बोलते हैं। बच्चे को गच्चा कहना, इस प्रकार की समस्या हम जब बच्चे में हम देखते हैं तो हम उसे आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर के रूप में फाइंड आउट करते हैं। और इस आर्टिकुलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम सोडा परीक्षण करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है, सोडा का फुल फॉर्म सब्स्टिट्यूशन, ओमिशन, डिस्टॉर्शन और एडिशन। आइए हम अपने नेक्स्ट डिसऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं, जैसे स्वर यानी वॉइस में कोई प्रॉब्लम होना। स्वर वह ध्वनि है जो वायु वेग के कारण स्वर यंत्र यानी लैरिंग्स से उत्पन्न होती है और बोलते समय ध्वनि की गुणवत्ता, ऊंचाई यानी पिच और वॉल्यूम को दर्शाती है। यानी हम कह सकते हैं कि वॉइस कैसी हमारी पिच को डिफाइन करती है, हमारे वॉल्यूम को दिखाती है, हमारे टोन को दिखाती है। लोग कहते हैं ना कि इनके बात करने का टोन अलग है, तो ध्वनि उसका मतलब हम कह सकते हैं कि उसका स्वर यानी वॉइस बोलने का तरीका अलग है। कभी कभी हाइपर वॉइस होती है, कर्कश वॉइस होती है, हार्श वॉइस होती है, हार्शनेस वॉइस होती है। इस प्रकार की वॉइस डिसऑर्डर हमें देखने को मिलती है। जैसे स्वर हमें यह पहचानने में मदद करता है कि कौन बोल रहा है, बिल्कुल सही। और ये हमें कब पता चलता है, जब पिच डिसऑर्डर में एबनॉर्मलिटीज होती है, या हम कह सकते हैं हाई पिच, लो पिच, मिड पिच। हाई पिच की फ्रीक्वेंसी, हाई पिच की वॉइस किसकी होती है, फीमेल लाइक वॉइस आप कह सकते हैं कि वो आपकी हाई पिच है। मिड पिच और लो पिच, लो पिच एक मेल पर्सन की और वॉइस होती है वो मिड पिच की होती है, सॉरी लो पिच की होती है। उदाहरण से हम समझ सकते हैं उसमें, जब धीरे धीरे बोलना, जैसे आवाज का कांपना, गले से रगड़ने जैसी आवाज आना, समस्या होने पर हम वॉइस डिसऑर्डर के रूप में उसे डिफाइन करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा फ्लुएंसी, प्रवाह। परिभाषा, प्रवाह का अर्थ बिना रुकावट, सामान्य गतिविधि और लय के साथ साथ बोलना। इसमें क्या होता है, जिससे प्रवाह फ्लुएंसी, फ्लुएंसी डिसऑर्डर को हम दो तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे फास्ट ऑफ रेट ऑफ स्पीच या स्लो रेट ऑफ स्पीच। जिससे हम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर होता है, या हम कह सकते हैं फ्लुएंसी डिसऑर्डर होता है, किसी एक शब्द पे जाके वो रुक जाते हैं, जैसे क क क क क का नहीं पूरा बोल पाएंगे, फिर म म म म म तो एक पर्टिकुलर शब्द पे रुक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो वॉइस है, ये हम कह सकते हैं जो स्पीच है, वाणी है, वो इफेक्टेड होती है और उसकी रेट ऑफ स्पीच जो है वो एबनॉर्मल हो जाती है। फ्लुएंसी डिसऑर्डर में हम कई प्रकार की चीज़ें, जैसे हकलाना हुआ आपका, बार बार चीज़ों को रिपीटेशन करना, ये आपको हम देखने को मिलता है। बिना रुकावट सामान्य गति से बोलने ही क्षमता कहलाती है, उसे ही हम प्रवाह कहते हैं। जब कोई व्यक्ति रुक रुक करके या दोहरा दोहरा करके बहुत तेजी से बोलता है, उसे हम प्रवाह में समस्या होती है। यह आमतौर पे मानसिक दबाव, न्यूरोलॉजिकल कारण या हम बचपन से जुड़ी आदतों के कारण हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के मम 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 मतलब मेरा नाम राम है, इसमें भी बच्चे क्या हकला रहा है, माँ शब्द को लेकर के हकला रहा है, और उसकी जो फ्लुएंसी है वो कहीं ना कहीं रेट ऑफ स्पीच कम हो गई। अब मैं स्कूल जा रहा हूँ, बहुत तेजी से बोलना और अस्पष्ट बोलना। फ्लुएंसी डिसऑर्डर में प्रवाह विकार कहा जाता है। सबसे आम उदाहरण है हकलाना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं भाषा को समझना और उपयोग करना। यह वो क्षमता है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति की भाषा को समझा जाता है और फिर उसका उपयोग किया जाता है। जैसे शब्दों का चयन करना, हमें बोलते समय कौन से शब्द बोलने हैं,
वाक्य बनाना और भाव को प्रकट करना। यानी हमारे जब हम शब्दों का चयन, देखिए एक सामान्य वाणी के लिए व्यक्ति की उन सभी पहलुओं की आवश्यकता होती है जो उसे नॉर्मल डिफाइन करें, जैसे आपका चेहरे का हाव भाव, शब्दों का चयन, वाक्य बनाने का तरीका, बोलने का तरीका, आपके हाव भाव। जब हम स्पीच प्रोड्यूस करते हैं तो हमें इन सब में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। कोई व्यक्ति स्पष्ट बोल सकता है, लेकिन यदि कोई यह ना समझे क्यों क्या बोल रहा है तो उसे खुद नहीं पता कि जवाब कैसे देना है या भाषण समझने में समस्या होती, उसे इसमें बौद्धिक विकास, स्मृति, ध्यान और सामाजिक कौशल की भी भूमिका होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा पानी दो के बदले खेलना चलो कहे, जब यह कोई प्रश्न समझे बिना उत्तर दे, अनुचित शब्दों का प्रयोग करे या समस्या होने पर इसे लैंग्वेज डिसऑर्डर कहा जाता है। जब बच्चे से हम पूछ कुछ रहे हैं, आंसर वो कुछ और दे रहा है, तो क्या बच्चे में लैंग्वेज डिसऑर्डर है। अब नेक्स्ट है भाषा भाषा विकार। यहाँ सॉरी भाषण लिख गया, आप इसे भाषा समझिएगा। भाषा विकार के प्रकार, जैसे कि अभी हम लोग पिछले पढ़ चुके हैं, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, फ्लुएंसी और वॉइस डिसऑर्डर, ये हमारे भाषा विकार हैं, और लैंग्वेज डिसऑर्डर। अब भाषा विकार के कारण कौन कौन से हैं। भाषा विकार के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला होता है भाषा विकार के कारण होते जन्मजात, मतलब बच्चे को जन्म के समय ही कोई एबनॉर्मलिटी हो जाए जिसके कारण बच्चे में भाषा विकार आ जाएगा। दूसरा है न्यूरोलॉजिकल कारण, जैसे स्ट्रोक, सेबर पॉलिसी। नेक्स्ट है मानसिक विकार में विकास में बाधा होना। उसके अलावा हमारा सामाजिक भावना, जैसे देखिए सबसे पहले क्या है हमें जन्मजात कारण, यानी बच्चे का क्लिप्ट पैलेट हो, आपको पता है ना, ओठ कटा, तालू कटा, जीभ कटी, टंग टाई होना, यानी तालू से जीभ को जुड़ा होना। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जो जन्मजात होते हैं और जिन विकारों के कारण बच्चे की भाषा प्रभावित होती है। उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल कारण है, जैसे बच्चे में सेरेब्रल पॉलिसी के सिम्टम्स हैं, तो मे बी पॉसिबल कि उसकी स्पीच कहीं ना कहीं इफेक्टेड तो होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्पीच प्रोडक्शन का जो वर्क है वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, क्योंकि ब्रेन ही लैंग्वेज को समझता है और वही प्रति उत्तर देने के लिए हमें मोटिवेट करता है। लेकिन हम कह सकते हैं कि वाणी का उत्पादन हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन से ज़्यादा डिपेंडेंट है। उसके बाद है मानसिक विकास में बाधा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मानसिक विकास में बाधा होने के कारण भी उनकी वॉइस इफेक्टेड होती है। उसके बाद है सामाजिक भावनात्मक कारण। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फैमिली में ज़्यादा अटेंशन नहीं मिलता, तो वो शर्मीले स्वभाव के हो जाते हैं। तो इस प्रकार के बच्चों कहीं ना कहीं खोल करके अपनी भाषा का उपयोग नहीं कर पाते। तो ये सब एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है बच्चों में। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे हेयरिंग लॉस हो गया, अब बच्चे ने जब भाषा ठीक से सुनी ही नहीं तो बच्चा बोलेगा कैसे। तो ये सब विकार हमें देखने को मिलता है। उसमें भाषा विकार यानी यहाँ सॉरी यहाँ भाषा पढ़िएगा आप लोग, भाषा विकार की कुछ पहचान कैसे की जाएगी। भाषा मूल्यांकन, सबसे पहले हम भाषा का मूल्यांकन करेंगे कि बच्चे में ने कितनी भाषा सीख सकी है। उसके बाद हम ऑडियोलॉजिकल मूल्यांकन, सबसे पहले उसके बाद हम कान टेस्टिंग करेंगे कि बच्चे की कहीं हेयरिंग प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके कारण इसकी भाषा बाधित हो रही है। उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण, बच्चे का कोई ऐसा तो नहीं मेंटल हिस्ट्री हो जिसके कारण बच्चे ने लैंग्वेज को सीखने में प्रॉब्लम हो रही हो या भाषा को उत्पादन में प्रॉब्लम हो रही। केस हिस्ट्री, बच्चे की केस हिस्ट्री इसमें लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। भाषा विकार का उपचार, अब देखिए हम भाषा विकार का उपचार किन मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहले हम बच्चे की स्पीच थेरेपी करा सकते हैं। एक नॉर्मल बच्चा, जैसे आपका आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर या मिस आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर या फ्लुएंसी डिसऑर्डर का बच्चा है, तो उसकी समस्या का समाधान एक ही है, बच्चे का रेगुलर स्पीच थेरेपी कराना। लेकिन इस थेरेपी को हम बीच में क्लोज नहीं कर सकते। जब तक बच्चे की थेरेपी वॉइस हम कह सकते हैं भाषा एकदम करेक्ट फ्लो में नहीं आ जाती, तब तक हमें स्पीच थेरेपी कराते रहना चाहिए। ये तो पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। फिर उसके बाद ऑडियोलॉजिकल सेवाएं, जैसे कोई बच्चा सही से सुन नहीं रहा है तो सही से बोलेगा कैसे, उसके सुनने के लिए भी हमें सही परीक्षण कराना बहुत आवश्यक है।
उसके बाद है परिवार और विद्यालय की इसमें भूमिका। इससे परिवार की क्या क्या भूमिका हो सकती है और विद्यालय की कौन कौन सी भूमिकाएं हो सकती है। वैकल्पिक और सहायक संचार, जैसे AAC मेथड हो गया, आर्गुमेंटेटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन स्किल, बहुत सारे जैसे हम फ्लैश कार्ड्स, चार्ट्स, मॉडल, ये सब भी हमारे भाषा के कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। हम इनके द्वारा ही भाषा को बोल सकते हैं। उसके बाद परिवार और विद्यालय की भूमिका उसमें क्या होती है। एक बच्चा अगर स्पेस प्रॉब्लम से ग्रसित है तो कहीं ना कहीं परिवार का ये कर्तव्य बनता है कि उस बच्चे को उसकी इस प्रॉब्लम से बाहर निकालें, उस बच्चे को ज़्यादा अटेंशन दें। विद्यालय में भी अध्यापक का ये प्रथम कर्तव्य बनता है कि बच्चे को अटेंशन दे करके उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कराया जाए। भारत में भाषा विकार की स्थिति, जैसे सांख्यिक आंकड़े किस प्रकार के हैं, सरकारी गैर सरकारी संस्थान कितने हैं, और ग्रामीण शहर में इनकी स्थिति कैसी है, सामाजिक, इन सब के हमें विकारों की स्थिति जानने के लिए इन सभी पहलुओं पे हमें वर्क करना पड़ेगा। बच्चों में भाषा विकार की कैसे किया जा सकता है। जैसे प्रारंभिक स्टेज में हम उसका महत्व, प्रारंभिक हस्तक्षेपण, अगर हम बच्चे में मिस आर्टिकुलेशन की स्थिति देख रहे हैं या फ्लुएंसी डिसऑर्डर की स्थिति देख रहे हैं तो हमें उसकी प्रारंभिक स्टेज में ही उसे अर्ली आइडेंटिफिकेशन करके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। तो उससे बच्चे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगी। माता पिता की भूमिका, अगर माता पिता की भूमिका तो इसमें सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वही वो शख्स होते हैं जो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि हमारे बच्चे में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है। क्योंकि कभी कभी पेरेंट्स ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि उनके बच्चे में कोई किसी प्रकार की एबनॉर्मेलिटी है। ठीक है, स्कूल और शिक्षक का सहयोग, बिल्कुल बच्चा जितने टाइम स्कूल और टीचर्स के संपर्क में रहता है, आई थिंक शिक्षक और अध्यापक क्लासरूम और स्कूल से भी हम उन पे थेरेपी में हेल्प ले सकते हैं कि बच्चे को अध्यापक स्कूल में उनको बच्चों को स्पीच और वाणी पे भी थोड़ा वर्क करें। पढ़ाने के साथ साथ वयस्कों में भाषा विकार, कार्यस्थल पे प्रभावित, जैसे बहुत लोग वयस्क होते हैं ना, उनमें कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ में गए तो भी वो बोल नहीं पाते, सोशलाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम वयस्क में देखने को मिलती है। पुनर्वास की आवश्यकता होती है उन्हें। तकनीकी सहायता और नवाचार क्या क्या हो सकते हैं, जैसे स्पीच जनरेशन डिवाइस आजकल चल रही है, मोबाइल के कुछ ऐप्स होते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी वाणी को कॉन्फिडेंटली ठीक कर सकते हैं। ऑनलाइन थेरेपी प्लेटफॉर्म्स ऐसे बहुत सारे बन चुके हैं जिसके माध्यम से हम अपनी वाणी का विकार को बिल्कुल ईजिली माध्यम से ठीक कर सकते हैं। कानूनी एवं सामाजिक सहायता इसमें क्या क्या मिल सकती है, जैसे दिव्यांग जन अधिकार कानून है, सरकारी की कुछ योजनाएं जैसे एडिप योजना, NGOs, जिसमें जैसे कोई बच्चा हेयरिंग इम्पेयरमेंट है तो हम उसे एडिप योजना के माध्यम से उनको ये दिला सकें, कान की मशीन दिला सकें। NGO और समुदाय की सहायता क्या हो सकती है, हाँ बिल्कुल, एक सामान्य बच्चा अगर वाणी विकार से ग्रसित है और उसकी कोई हेल्प नहीं हो पा रही है तो वो कहीं ना कहीं NGOs की मदद ले सकता है, और आपके ये जो आपके नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इन सबकी हेल्प लेकर के भी अपने आप को अपना ट्रीटमेंट करा सकता है। आई थिंक आपको वाणी भाषा और वाणी विकार बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को अभी हम फाइंड आउट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ है, भाषा किसके द्वारा उत्पन्न होती है, केवल मस्तिष्क द्वारा, केवल जीभ द्वारा, मुख अंगों के समन्वय द्वारा, फेफड़ों द्वारा। सी इज द राइट आंसर, मुख अंगों के समन्वय द्वारा। हकलाना किस प्रकार का भाषण विकार है, हकलाना, हकलाना जैसे उच्चारण विकार, पहला ऑप्शन, दूसरा है स्वर विकार, तीसरा है प्रवाह, और चौथा आपका श्रवण विकार। हकलाना जो है हमारा, हकलाना बच्चे में कौन सा विकार है, हकलाना बच्चे में प्रवाह विकार है, ऑप्शन नंबर सी। उच्चारण विकार में क्या समस्याएं होती हैं, स्वर की तीव्रता, वाक्य निर्माण, या शब्दों का सही उच्चारण ना कर पाना और सुनाई ना देना। सी इज द राइट आंसर, शब्दों का सही उच्चारण ना कर पाना। क्वेश्चन नंबर 4, वॉइस डिसऑर्डर किससे संबंधित है,
पहला ऑप्शन है शारीरिक ताकत से, दूसरा है गले से उत्पन्न स्वर की गुणवत्ता से, तीसरा ऑप्शन है पढ़ाई से, चौथा है श्रवण शक्ति से। वॉइस डिसऑर्डर किससे संबंधित है? वॉइस डिसऑर्डर आपके गले से उत्पन्न स्वर की गुणवत्ता से संबंधित है। निम्न में से कौन सा प्रवाह विकार उदाहरण है? पहला तुतलाना, दूसरा चिल्लाकर बोलना, तीसरा हकलाना और चौथा है धीरे बोलना। निम्न में से प्रवाह विकार कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हकलाना। हकलाता है जब बच्चे ना म बोल के आगे नहीं बढ़ता है तो उसका प्रवाह कहीं ना कहीं बीच में ही रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। जब बच्चा किताब को तिताब बोलता है तो यह किस प्रकार का विकार का उदाहरण है? श्रवण विकार पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है स्वर विकार, तीसरा है भाषा विकार और चौथा है उच्चारण विकार। डी इसका सही आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर, उच्चारण विकार। क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा अंग श्रवण अंग भाषा में मदद करता है? पहला जांग, दूसरा जीभ, तीसरा पैर, चौथा आंख। बी इज द राइट आंसर, जीभ। जीभ हमारे भाषण में तो मदद करती है ऑब्वियसली, बिल्कुल सही आंसर है बी। भाषा और भाषण में क्या अंतर है? पहला कोई अंतर नहीं, दूसरा भाषा लिखित है और भाषण मौखिक है, ऑप्शन नंबर सी भाषण समझना और भाषा बोलना, और डी ऑप्शन है भाषा गाना और भाषण कविता। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा लिखित होती है और भाषण मौखिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चा बोल नहीं पाता लेकिन समझता है, यह संकेत है? ऑप्शन नंबर ए बौद्धिक समस्या का, दूसरा ऑप्शन नंबर बी श्रवण विकार का, ऑप्शन नंबर सी अभिव्यक्त भाषा विकार का, ऑप्शन नंबर डी प्रवाह विकार का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अभिव्यक्ति भाषा विकार का। क्योंकि इसमें बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा बोल नहीं पाता लेकिन समझता तो सब कुछ है, तो अभिव्यक्ति विकार होगा इसमें। स्पीच थेरेपी किसके लिए प्रयोग की जाती है? पढ़ाई में सुधार के लिए पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी बोलने की क्षमता सुधारने के लिए, ऑप्शन नंबर सी सुनने की शक्ति सुधारने के लिए, ऑप्शन नंबर डी नींद के लिए। बी इज द राइट आंसर, बोलने की क्षमता में सुधार करने के लिए हम स्पीच थेरेपी का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भाषा की क्षमता को क्या कहते हैं? एक्सप्रेसिव लैंग्वेज पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी रिसेप्टिव लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी प्रोडक्टिव लैंग्वेज और ऑप्शन नंबर डी इंटरैक्टिव लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रिसेप्टिव लैंग्वेज, भाषा समझने की क्षमता। अगर हम कह सकते हैं भाषा बोलने की क्षमता होता तो इसका आंसर पहला वाला सही होता, लेकिन भाषा समझने की क्षमता है तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रिसेप्टिव लैंग्वेज। भाषा का कौन सा भाग सामाजिक संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? पहला फोनेटिक्स, दूसरा मॉर्फोलॉजी, तीसरा प्रैग्मेटिक्स और चौथा सिंटैक्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रैग्मेटिक्स। अब ये क्यों सही इसका आंसर है? भाषा का कौन सा भाग सामाजिक संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, इसका सी ऑप्शन क्यों सही है? क्योंकि जो हमारी प्रैग्मेटिक्स है वो वे होता है बोलने का, जब हम किस वे से बात करते हैं वो तरीके को डिफाइन करता है प्रैग्मेटिक्स, इसलिए सी इज द राइट आंसर। लिपसिंग किस विकार में से जुड़ा है? पहला स्वर विकार, दूसरा प्रवाह विकार, तीसरा उच्चारण विकार और चौथा श्रवण विकार। इसका सी इज द राइट आंसर, उच्चारण विकार। लिपसिंग क्या है? उच्चारण विकार। नेक्स्ट है, बच्चे में प्रारंभिक भाषा विकास बच्चे के में प्रारंभिक भाषा विकास की पहचान किस उम्र तक होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 1 ईयर, ऑप्शन नंबर बी 3 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी 5 ईयर्स और ऑप्शन नंबर डी इज 7 ईयर्स। इसका सी इज द राइट आंसर 5 ईयर्स।
बच्चे का जो भाषा विकास होता है वो 5 साल तक लगभग हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन। भाषा और भाषण विकार की पहचान कौन करता है? पहला ऑप्शन है चिकित्सक, दूसरा ऑप्शन है स्पीच थेरेपिस्ट, चौथा है इंजीनियर और तीसरा है इंजीनियर और चौथा है टीचर। भाषा और भाषण विकार की पहचान स्पीच थेरेपिस्ट करता है। बी इज द राइट आंसर, स्पीच थेरेपिस्ट। यहाँ पे आज हम लोगों ने पढ़ा कि भाषा और भाषा विकार के बारे में। भाषा और भाषा विकार कितने प्रकार के होते हैं और अगर किसी बच्चे में भाषा विकार आ भी गया तो हम इसे कैसे खत्म कर सकते हैं, इसका क्या सलूशन है। अगर जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, क्योंकि एक छोटा बच्चा अगर है तो उसका जो जन्मजात है उसका भाषा विकास हम कह सकते हैं धीरे धीरे प्रारंभ होता है। जब वो वॉइस को सुनता है तो उसका धीरे धीरे भाषा विकास हो पाता है। जब बच्चे का भाषा विकास होता है उसकी एक स्टेज होती है 5 साल तक। हम बच्चे के अगर बच्चे का एक 5 साल तक बच्चे का क्या भाषा विकास होता है, एकदम मेच्योर स्पीच होती है। लेकिन अगर 5 साल तक बच्चे ने कुछ सीखा ही नहीं, उसके वॉइस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो, उसके लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो, तो बच्चे में हम कह सकते हैं कि वाणी एवं भाषा दोष है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हम लोगों ने किए ये डीएड के एग्जाम में हमेशा ही पूछे जाते हैं। आपको एक या दो क्वेश्चन इसमें से ज़रूर देखने को मिलेगा। और जैसे हम कह सकते हैं कि अगर कोई बच्चा है, छोटा है, जन्मजात है और जन्मजात ही उसको सुनाई नहीं देता, तो बच्चे का कहीं ना कहीं भाषा विकास बिल्कुल प्रभावित रहेगा। क्योंकि जब उसने कोई वॉइस कभी सुनी ही नहीं है तो बच्चा जब कुछ सुनेगा ही नहीं तो भाषा बोलेगा कैसे। तो उसके अगर मान लें 3 साल का बच्चा है, 3 साल तक उसने कुछ सुना नहीं है, फिर उसका कोक्लियर इम्प्लांटमेंट के बाद उस बच्चे ने थोड़ा बहुत बोलना शुरू किया, तो क्या हम उन्हें वाणी एवं भाषा तुरंत सिखा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर एक बच्चे का कोक्लियर इम्प्लांटमेंट हुआ है और हम उन्हें वाणी और भाषा इमीडिएटली नहीं सिखा सकते, उसे हम पहले धीरे धीरे ऑडिटरी ट्रेनिंग देते हैं, यानी सुनने का प्रशिक्षण देते हैं। जब बच्चा धीरे धीरे सुनने का प्रशिक्षण प्राप्त करके प्रॉपरली एक नॉर्मल पर्सन की तरह हेयरिंग एड के माध्यम से सुनने लगता है, तब हम उसे वाणी का प्रशिक्षण देते हैं, यानी लैंग्वेज सीखने का प्रशिक्षण देते हैं। तो ऑडिटरी ट्रेनिंग इज अ प्राइमरी स्टेज फॉर एवरी पर्सन जिन्होंने कोक्लियर इम्प्लांटमेंट कराया। हर उस पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है जिन्होंने कोक्लियर इम्प्लांटमेंट कराया, क्योंकि कोक्लियर इम्प्लांटमेंट वह टेक्निक है जिसके माध्यम से हम एक वह बच्चा जो कभी नहीं सुन सकता था वह भी सुन पाए और अपनी क्षमता का विकास कर पाए। तो यहाँ पे हम लोगों ने किस प्रकार के वाणी दोष होते हैं, जैसे स्टैटरिंग, क्लैटरिंग, हार्श वॉइस हो गए। वो देखिए आपके जो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर है मेन जो है, उसमें बच्चे का जो प्रॉब्लम होता है, हकलाना और तुतलाना दो मेन प्रॉब्लम होते हैं। हकलाने में क्या होता है, बच्चा मिस आर्टिकुलेट करता है, जैसे का को ता बोलना, माँ को फा, कोई भी अदर शब्द बोलना। तो बच्चे में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हमें देखने को ज़्यादा मिलती है, हकलाने की प्रॉब्लम। बच्चा एक ही शब्द पे जाके हकलाना शुरू कर देता है, या क्लैटरिंग तुतलाना, किसी शब्द को गलत प्रोनाउंसिएशन करना। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं बच्चे में देखने को हमें ज़्यादा मिलती हैं। तो जब हमें एक वाणी दोष से ग्रसित बच्चा मिलता है तो हमें इस पे प्रॉपरली वर्क करने की आवश्यकता होती है। अगर हम प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे तो हम बच्चे को कहीं ना कहीं उतनी अच्छे से सिखा नहीं पाएंगे। तो जब वाणी दोष से बच्चा अगर ग्रसित है तो उसे सिखाने के लिए हमें बच्चे के संपूर्ण वाणी दोष को कंप्लीटली ठीक करना होगा। जैसे कोई बच्चा क्लेफ्ट पैलेट से ग्रसित है, बच्चे का जन्म लिया, उसका जो तालु है वो फेस्टुला है बच्चे में। फेस्टुला मतलब हमारे जो कोमल तालु उस पर छेद हो, तो भी बच्चे में हमें कह सकते हैं कि वॉइस डिसऑर्डर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस कंडीशन में, या क्लेफ्ट पैलेट हो, बच्चे का वो तालु कटा हो, तो भी बच्चे में
इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। और या हम कह सकते हैं बहुत लोगों की नेज़ल वॉइस होती है, हार्श वॉइस होती है, किसी अन्य कारण से गला खराब होना और वॉइस का रुक जाना, ये तरह के अफोनिया, प्यूबरफोनिया, फीमेल लाइक वॉइस होना, आपके प्यूबरफोनिया, इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमें एक थेरेपिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिना थेरेपिस्ट के हम इन समस्याओं का निवारण नहीं कर सकते, और समस्याओं का निवारण करने के लिए